मिसिंग पार्ट्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा था रसल इस रूइंस के बैटल पे वापस लौट आता है और कैमरास हट के किए गए द्वारा अटैक को भी रोक देता है। वहीं फिर उधर से प्रिंसेस सेकेट और एल्डस पैगनमिन को भी छुड़ा लेता है। और अब इस चैप्टर में आगे तुम वापस लौट आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बदल जाएगा। मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार कर वो आर्टिफैक्ट ले लूंगा। फिर इसके बाद रसल और वो कैमरास हट यहाँ पे बहुत जोरों से टकराते हैं। वो दोनों आपस में इतना ज्यादा जोरों से टकराते हैं कि यहाँ पर काफी तेज की धमाके होने लग जाते हैं। और कैमरास हट गुस्से में, वो जो तूने मास्क पहन रखा है वो मेरा होना चाहिए था। फिर रसल, क्या ये ब्लेन का प्लान किया गया है? अपना मुंह बंद कर। ऐसा कहकर कैमरास हट उस पर जोरों से अटैक कर देता है। वहीं रसल उसके अटैक से ऊपर की ओर चले जाता है। फिर वहीं तभी अचानक रसल कैमरास हट के पीछे से आ जाता है चिल्लाते हुए, इसे अभी के अभी रोक दे और ये बात मान ले कि तू सिर्फ और सिर्फ प्लेन की परछाई है। और फिर रसल अपने हाथ में लिए भाले से इस कैमरास हट पे इतनी जोर से वार करता है कि वो कैमरास हट कई चट्टानों में जाकर कई पहाड़ों में टकराते हुए दूर गिरता है। और फिर कैमरास हट दोबारा से रसल की ओर आते हुए अपने हाथों में वो ब्लडी फ्लेम स्वॉर्ड लिए कहता है, सच ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ चिरोन की ओरिजिनलिटी हूँ, ना कि उस प्लेन की परछाई। और फिर कैमरास हट अपने इस ब्लडी फ्लेम स्वॉर्ड से बहुत जोरदार हमला रसल की ओर कर देता है। उसका यह हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो चट्टान बीच से आधी कट जाती है। लेकिन रसल को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वो अपने आप को आसानी से डिफेंस कर लेता है। पर वहीं रसल के पीछे के एरिया की जमीन बहुत बुरे तरीके से टूट जाती है। फिर कैमरास हट, अगर मेरे पास बस वो मास्क आ जाए तो वो ब्लेन मेरी परछाई बन जाएगा। एक असली ताकत हर एक चीज मुमकिन कर सकती है, तुम तो ये बात अच्छे से जानते ही होगे लड़के। और फिर यहाँ रसल अपने उस पोर्टल से अपना मास्क निकालते हुए, ताकत इतनी ज्यादा मायने नहीं रखते जिरोन, उससे ज्यादा मायने रखता है तुम्हारा करेज। सबसे पहले तुम्हारा करेज आता है। फिर वहीं यहाँ पर नोटिफिकेशन स्क्रीन आती है जिसमें यह लिखा होता है कि इस मास्क ने थिंकिंग के साथ मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रैगन ब्लड को भी असिस्ट कर लिया है। सेकेंड रिकॉग्निफिकेशन अब पॉसिबल है, तो क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? वहीं रसल, हाँ मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। सेकेंड रिकॉग्निफिकेशन एक्टिवेटेड। वहीं फिर उधर से कैमरास हट क्या कहा, करेज? यहाँ पर वो करेज की बात कर रहा है जो कि अब तक अंधकार में रहा ही नहीं। फिर इधर से रसल, नहीं ये सच नहीं है, मैं भी अंधकार में रह चुका हूँ, बस फर्क इतना है कि मैंने हमेशा रोशनी की ओर जाने का ही चुना। और फिर रसल ऐसा कहकर यहाँ एक मैजिकल स्पेयर के बग क्रिएट कर लेता है। और यहाँ सेकंड रिकॉग्निफिकेशन के साथ साथ रसल के हाथ में वो मैजिकल स्पेयर आ जाता है। फिर वहीं उस तरफ से कैमरास हट गुस्से में अपनी ब्लडी फ्लेम स्वॉर्ड लेकर रसल की ओर कूदते हुए, अगर सच में ही ऐसा है तो इसे साबित करके दिखाओ, ये साबित करके दिखाओ कि तुमने उन रोशनियों की तरफ जाने का चुना था। और फिर ऐसा कहकर कैमरास हट बहुत ही गुस्से में अपनी उस ब्लडी फ्लेम स्वॉर्ड से रसल पर हमला कर देता है। साथ ही में वहीं यहाँ पर रसल भी अपने मैजिकल स्पेयर से इस पे पलटवार कर देता है, जिससे कि फिर यहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है। और फिर जैसे ये धमाका क्लियर होता है, हम देखते हैं कि यहाँ कैमरास हट का राइट वाला हाथ यानी कि वो कंधा उकड़ कर नीचे जमीन पर गिर जाता है। और कैमरास हट ये देख काफी ज्यादा शॉक्ड था। कैमरास हट सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा दूसरा दिल यानी कि कैमरास हट के रूप में बाहर आया था, उसके बावजूद ये कैसे हो सकता है? तो आखिर कैसे मैं उसे ये मात नहीं दे पाया, और आखिर क्यों? और वहीं सामने से रसल, अब हार मान जा जिरोन, यहीं पर सब खत्म होता है। जिसके बाद फिर वहीं इस जिरोन का वो हाथ जो कि टूट गया था, लेकिन वो रीजनरेट होने लगता है, साथ ही वो एक राक्षस के हाथ के रूप में। जिसके बाद ये जिरोन चिल्लाते हुए और अपने इस हाथ से रसल पर हमला करते हुए, अपना मुंह बंद करो, मैं हार नहीं सकता। और फिर ऐसा कहते हुए इस जिरोन के पीछे से कई हाथ आ जाते हैं, साथ ही में जिरोन के मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। वहीं फिर स्क्रीन शो होती है जिसमें रसल को यह पता लगता है कि उसके इस रिकॉग्निफिकेशन के केवल 10 सेकंड बच गए हैं। और वो इस जिरोन की ना हारने वाली बात पर कह रहा होता है, सही कहा जिरोन, ये मेरे लिए भी सेम है, मैं भी हार नहीं सकता। और फिर यहाँ रसल अपने उस मैजिकल स्पेयर में काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करते हुए, जिसके बाद फिर सामने से वो जिरोन रसल के ऊपर हमला करते हुए कूद जाता है। और फिर रसल अपने इस मैजिकल स्पेयर से ओवरहीट को यहाँ पर लोड करके इस जिरोन पे इतनी ज्यादा जोर से अटैक करता है कि यहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है। वहीं साथ ही में ये जिरोन कई चट्टानों में टकराते हुए दूर जा गिरता है। और फिर धीरे धीरे यहाँ पर जैसे ही धुआं वगैरह हटता है, हम देखते हैं कि यहाँ वो जिरोन का आधा हिस्सा
हिस्सा गायब हो चुका था। रसल के इस खतरनाक वार ने उस जिरोन का आधा शरीर ही वैनिश कर दिया। अब बच गया था उसका ऊपर का शरीर, जिसमें जिरोन के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी सब खत्म नहीं हो सकता। और फिर वहीं यहाँ पर जिरोन धीरे धीरे करके टूट के मिट रहा था। कैमराज़ेड, मैं बस एक ड्रैगन बनना चाहता था, लेकिन लगता है अंत में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। क्या यही मेरा अंत था? फिर उसके बाद वहीं सामने से वोल्केनो फटता है और एक सुंदर सा नज़ारा, और दोबारा रसल की एक और बैटल में जीत। कैमराज़ेड यहाँ पर पूरे तरीके से मिटकर गायब हो जाता है। और फिर यहाँ पर रसल के पीछे से प्रिंसेस केट, एलन पेज और एलिस बैगलमैन भी आ जाते हैं। वहीं अचानक से रसल का पेपर जो था, जो कि पोर्टल में खो गया था, वो भी यहाँ पर वापस आ जाता है, जिसे देखकर रसल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे गले से लगा लेता है। पेपर, तुम ठीक हो? हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। और फिर यहाँ प्रिंसेस केट कहती हैं, चलो अब सब वापस लौट चलते हैं अपने राज्य में। और फिर ऐसा कहकर प्रिंसेस केट, रसल, एलन पेज और एल्डर्स बैगलमैन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कैमराज़ेड का जो वो हाथ था, जो कि आधा तरीके से कट गया था, उसे यहाँ पर वो कल्टिस्ट उठाकर अपने साथ ले जा रहा था। मतलब कि अगर देखा जाए तो अभी भी कैमराज़ेड यानी कि वो जिरोन पूरे तरीके से मरा नहीं है, क्योंकि उसका हाथ अभी भी जिंदा है। फिर इसके बाद हम अगले चैप्टर में देखते हैं, जहाँ पर एंडीमैन का सुप्रीम कोर्ट दिखाया जाता है और यहाँ पर एक सुनवाई दी जा रही थी। जिरोन, जो कि रेड टोर का मेज था, वो उन हेरेटिक्स यानी कि उन धोखेबाजों के साथ मिला हुआ था, और इस तरह से उसने हमारे राज्य को धोखा दिया। और यही ये सेम चीज उसके मास्टर पर भी अप्लाई होती है, ब्लेन ट्रिलॉजी पे। इन सब चीजों के लिए वो दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ब्लेन ट्रिलॉजी, मुकदमे में सामने आओ। फिर यहाँ ब्लेन ट्रिलॉजी उस केस के अंदर आता है, जिसमें वो जज ब्लेन से कहते हैं कि तो क्या आपको अपने डिफेंस के तौर पर कुछ कहना है? जिसमें ब्लेन, नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने जो हो रहा है वो नोटिस नहीं करा, उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे स्टूडेंट के किए गए द्वारा पाप में मेरा भी पाप होता है, और टॉर मास्टर होने के नाते मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ब्लेन ट्रिलॉजी ये कह ही रहा था कि तभी बगल से बिस्मार्क रैथमस कहता है, जज, क्या मैं यहाँ पर कुछ बोल सकता हूँ? जिसके बाद बिस्मार्क रैथमस सारी जनताओं की ओर देखते हुए कहता है, हालांकि ये जो बातें उठी हैं वो बेशक सच है, लेकिन एक और बात, ये पूरे एंडीमैन को यानी कि आधे से ज्यादा एंडीमैन के देशवासियों को हमारे रेड टॉवर से ही कंट्रीब्यूशन जाता है। क्यों ना हम इसे कुछ महीने की परीक्षा के साथ समाप्त कर दें। ये बात सुनकर जज थोड़े से चिड़चिड़े से जाते हैं। वहीं ब्लेन ट्रिलॉजी मुस्कुराने लगता है, और इधर से मिस डारिया स्नो वाइट, जो कि मन ही मन कह रही होती है, हाँ, झूठे कहीं के ये लोग। और फिर मिस डारिया स्नो वाइट किंग की ओर देखते हुए सोचती है, ये आर्चड्यूक शाही परिवार की सत्ता को चुनौती देना कभी बंद नहीं करेगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है, और हिज मैजेस्टी आखिर क्या सोच रहे होंगे इस वक्त। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं रसल अपने नए आउटफिट में था, जिसे देखते हुए एल्डर्स बैगलमैन कहते हैं, अरे वाह, तुम्हें तो ये आउटफिट काफी ज्यादा सूट कर रहा है। सच में रसल, ये तुम पर बहुत जच रहा है। फिर वहीं उधर से प्रिंसेस गेट आती है, जो कि इन सबको कहती है कि अच्छा, तो तुम सब यहाँ पर हो। फिर ये तीनों झुककर प्रिंसेस गेट को ग्रीट करते हैं, वी ग्रीट योर हाइनेस द प्रिंसेस। जिसके बाद वहीं उधर से प्रिंसेस गेट मुस्कुराते हुए कहती है कि आप सभी को ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं आपको यहाँ पर ग्रीट करने आई थी। मैं आप जैसे अपने सेवियर्स की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर सर रसल की। और रसल हकेट की ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस हकेट रसल को आंख मार के जाते हुए कहती है कि तुमसे बाद में मिलूंगी रसल। और फिर ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाती है, और रसल ये देखकर शर्मा जाता है, वो काफी ब्लश करने लगता है। फिर इसके बाद वहीं रसल अपनी आंखें बंद करके अपने आप को मजबूत बनाते हुए सोचता है कि मुझे शार्प रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा मौका है। मेरे पास मौका है कि मैं यहाँ के सभी लोगों को रेमंड परिवार का नाम याद दिलाऊं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तीनों के तीनों यहाँ पर झुके होते हैं हिज मैजेस्टी के सामने, क्योंकि इन्होंने बेहद बहादुरी का काम करा था। इन्होंने रूइंस में हुए बैटल को संभालते हुए प्रिंसेस हकेट को भी बचा लिया था। तो इसी वजह से यहाँ पर किंग हिज मैजेस्टी इन्हें अवार्ड्स देने वाले थे। जिसके बाद इन्हें कहते कि आप सभी के एफर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम आप सभी को इंडिविजुअली रिवॉर्ड देना चाहते हैं। जिसके बाद किंग एल्डर स्पैगलमैन के कंधे पर अपनी स्वॉर्ड रखते हैं, ये कहते हुए कि सर स्पैगलमैन, मेज ऑफ द येलो टावर मास्टर, इन्होंने उन हेरेटिक्स धोखेबाजों को जो कि किंगडम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्हें हराने में बहुत मदद करी। तो इसी बात पर आपको 200 गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं, और साथ ही में कुछ माना इंक्रीज पोशंस। जिसके बाद फिर एल्डर स्पैगलमैन कहते हैं, आई एक्सेप्ट योर मैजेस्टी विल, यानी कि मुझे आपका ये अवार्ड स्वीकार है।
जैसे कि हमने पिछले लास्ट एपिसोड में देखा था, हिज मैजेस्टी यहाँ पर इन तीनों को इनके रूइंस में हुए बैटल के नाम पर अवार्ड दे रहे थे। तो फिर हिज मैजेस्टी एल्डर स्पैगरमैन को अवार्ड देने के बाद एलन पेज पर आते हैं और उनके कंधे पर अपनी स्वॉर्ड रखते हुए कहते हैं, सर एलन पेज, काउंट पेज के दूसरे बेटे, साथ ही साथ स्पेटार के मेज भी, तुमने अपना पूरा शरीर और पूरी आत्मा उन हेरेटिक्स धोखेबाजों को रोकने में लगा दिया जो कि रूइंस में हमला कर रहे थे और हमारे राज्य को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए तुम्हें मेरिट मोर्जन रॉट और टाइटल दिया जाता है विस्काउंट का। फिर एलन पेज इसे बहुत इज्जत के साथ स्वीकार कर लेते हैं। देन फिर इसके बाद हिज मैजेस्टी कहते हैं, तो अब अगला और आखिरी है रसल रेमंड, अपना चेहरा ऊपर उठाओ। और फिर कहते हैं, जैसे कि पिछले समय में हुआ, तुम्हारे पापा वो लड़ाई छोड़कर भाग गए थे, इससे हमारे राज्य की इज्जत पर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था। ये हमारी तरफ से बहुत नेचुरल होगा कि हम तुम्हारी लॉयल्टी पर डाउट कर सके, और ये पूरी लॉयल्टी पर डाउट जाता है रेमंड फैमिली पर भी। और हिज मैजेस्टी की ये सब बातें सुनकर वो कमीना ब्लेन ट्रिलॉजी हंस रहा था, लेकिन रसल को ये बातें सुनकर काफी धक्का लगता है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी वहीं हिज मैजेस्टी उसे कहते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि तुमने अभी 5वां चक्र भी अचीव कर लिया है। और हिज मैजेस्टी की ये बात सुनकर यहाँ पर मिस डारिया काफी प्राउड स्माइल कर रही होती हैं। साथ ही साथ वो सोच रही होती हैं कि जिस तरह से अंधेरा अंधकार में और ज्यादा गहरा होते जाता है, वैसे ही रोशनी को चुनने वाला चमक कर आगे निकलता है। वहीं फिर हिज मैजेस्टी कहते हैं, तो तुमने 5वां चक्र अचीव कर लिया और ये काफी बड़ी अचीवमेंट है और सच में ये काफी रिस्पेक्ट भी डिजर्व करती है, और इसी से कोई भी आगे जाकर तुम पर डाउट तक नहीं करेगा। और हिज मैजेस्टी की बात सुनकर यहाँ पर ब्रेन ट्रिलॉजी की जल जाती है। और यहाँ मिस डारिया उधर की ओर देखते हुए सोच रही होती है कि हिज मैजेस्टी यहाँ की सभी जनता के सामने रसल रेमंड को एक हीरो का नजरिया देना चाहते हैं। फिर वहीं इसके बाद हम देखते हैं रसल यहाँ पर अपने सर्कल प्रोजेक्शन से अपना वो 5th सर्कल मैजिक एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि उसके चारों तरफ वो फायर की लपटें उठने लग जाती हैं, और साथ ही साथ वो अपने हाथों से उन फायर्स को कंट्रोल करते हुए चारों तरफ घुमा कर भी दिखाता है। और वहीं इस तरफ ब्लू टावर मास्टर कह रहे होते हैं कि एक 5th सर्कल मैजिक, सच में ये काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ करी है रसल। वहीं इधर से येलो टावर मास्टर भी कह रहे होते हैं, वाकई में काबिल तारीफ। फिर इसके बाद वापस से रसल हिज मैजेस्टी के सामने झुक जाता है, जिसमें हिज मैजेस्टी उसे कह रहे होते हैं कि मुझे तो लगा था ये एक मुरझाया हुआ सा फूल है, लेकिन किसे पता था इस मुरझाए हुए फूल के पीछे उसका इतना खूबसूरत सा बीज उगा होगा। और हिज मैजेस्टी की बात सुनकर रसल कह रहा होता है कि अरे आप ऐसा मत कहिए, आप तो मुझे शर्म दिला रहे हैं। जिसके बाद फिर हिज मैजेस्टी चिल्लाते हुए सभी से कहते हैं, अब सभी के सभी जरा ध्यान से सुने। रसल रेमंड के परिवार के स्पेसिफिक केस को नजर में रखते हुए मैं ये फैसला लेता हूँ कि मैं रसल को टाइटल दे रहा हूँ काउंट का, और इसी के साथ साथ 3rd ऑर्डर मिलिट्री मेरिट मेडल भी। और मैं रसल को विकिन सिटी में 10,000 हाउस होल्ड्स का टैक्स कलेक्शन का भी राइट देता हूँ। इसमें रसल भी लाउड वॉइस में कहता है, मुझे आपका यह तोहफा स्वीकार है योर मैजेस्टी। फिर उसके बाद इस मैजेस्टी रसल के कंधे पर हाथ रखते हैं और उससे प्यार से कहते हैं, अब खड़े हो जाओ। और फिर रसल का हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी को बचाने के लिए, और मैं ये एक पिता होने के नाते कह रहा हूँ, ना कि एक किंग होने के नाते। मैं इसके बदले में तुम्हें रीपे कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसमें रसल मन में सोच रहा होता है, मुझे क्या चाहिए। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रसल अपने कमरे पर है, जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि मैं सोच ही रहा था कि इसे कैसे लिया जाए, लेकिन आखिरकार वो चीज़ काम कर गई। और रसल के सामने यहाँ पर एक एंशिएंट ड्रैगन का हर्ट रखा था, जिसे देखते हुए रसल सोच रहा होता है, एंशिएंट ड्रैगन का ये दिल दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, डिस्गस्टिंग है, लेकिन ठीक है। और अपनी मैजिकल पावर का इस पे इस्तेमाल करने से इसका असली फॉर्म बाहर आएगा। तो चलो ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस लेवल पर ये मैजिक काम कर जाए। फिर इसके बाद रसल अपनी मैजिकल पावर उस एंशिएंट ड्रैगन के हार्ट पे इस्तेमाल करने लगता है। वो काफी जोरों से अपने इस पावर पे प्रेशर लगा रहा था कि तभी वो एंशिएंट ड्रैगन का जो दिल होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से निकल कर आता है एक बहुत बड़ा ड्रैगन का हॉर्न। और रसल ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि तभी यहाँ पर वापस से मिशन स्क्रीन शो होती है, जिसपे हमें बताया जाता है कि एंशिएंट ड्रैगन का दिल अपने असली फॉर्म में बाहर आ गया है। फॉरगॉटन किंग हॉर्न हैज बीन अपडेटेड लाइटनिंग एसेंस। दरअसल इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसे अब्सॉर्ब करने लग जाता है। यहाँ हम देखते हैं ब्लू कलर की एनर्जी चमक रही होती है। अब जबकि एक लाइटनिंग हॉर्न था तो ये रसल के पेट में घुसने की वजह उसके हाथों के थ्रू उसके शरीर में अब्सॉर्ब हो जाता है। और रसल जो पहले एक हॉर्न अब्सॉर्ब किया था वो लेकर सोच रहा होता है कि ये मेरे पहले हॉर्न को अब्सॉर्ब करने से ज्यादा बेहतर है। और रसल का ये अब्सॉर्प्शन कंप्लीट होता है। फिर रसल अपने हाथों को देखते हुए ये महसूस कर रहा था कि ये लाइटनिंग एनर्जी की पावर जो मुझे महसूस हो रही है
ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई भी चीज़ अब्सॉर्ब नहीं करी, सब नॉर्मल लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगा था कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड महसूस होगा। फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है फॉरगॉटन किंग्स फायर एसेंस हैज़ बीन अब्सॉर्ब इनटू इट्स लिमिट्स। तभी इस कमरे में अचानक से रॉर करने की आवाज़ आती है और तभी हम देखते हैं रसल के सामने उसका पेपर आ जाता है कि अपने छोटे रूप में नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़े ड्रैगन के रूप में था, जिसे देखकर रसल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और फिर रसल उसे कहता है अच्छा तो तुम इस लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गए। जिसके बाद फिर पेपर रूम से बहुत तेजी से निकल के खिड़की से बाहर होके आसमान के ऊपर उड़ के चले जाता है, जिसे देखकर रसल बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और खिड़की पे आकर कहता है पेपर, कि तभी अचानक पेपर वापस खिड़की पे तेजी से आ जाता है। फिर जब पेपर रसल के पास आ जाता है तो रसल उससे कहता है कि पेपर क्या तुम मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि क्या हमें बहुत ऊपर जाना होगा। जिसके बाद पेपर अपने पैरों से रसल के कंधे को पकड़ता है और बहुत तेजी से उसे आसमान के ऊपर ले जाता है। और रसल बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कह रहा था कि पेपर रुक जाओ। फिर तभी जैसे ही वो आसमान के ऊपर आ जाता है तो रसल देखता है एक खूबसूरत सा नजारा। उसकी आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत नजारा होता है। वो आसमान में काफी ऊपर आ चुका था। उसके सामने ये फुल मून बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था और ये नीला सितारों से भरा हुआ आसमान। फिर वहीं दोबारा से रसल पेपर को देखते हुए ये महसूस कर रहा था कि पेपर सिर्फ और सिर्फ साइज में इंक्रीज नहीं हुआ है, उसकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। जाहिर सी बात है अब जब वो इतना बड़ा हो रहा है, ऐसे ग्रो हो रहा है, तो कैसे किसी की नज़रों में नहीं आएगा। जिसके बाद पेपर रोर करते हुए रसल को देखकर कुछ कह रहा होता है, जिसमें रसल कहता है क्या कहा तुमने पेपर, कि मैं घबराऊं नहीं, लेकिन किस लिए। फिर तभी अचानक से पेपर अपनी मैजिकल पावर से रसल को एक फायर से लिपटते हुए ड्रैगन का ड्रैगन जैसा दिखने वाला आउटफिट दे देता है, मानो कि यहाँ पर रसल के ही ऑटोमेटिक विंग्स आ चुके थे। और रसल ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर वो पेपर की ओर देखते हुए कहता है ये विंग्स तो एकदम स्पिरिचुअल फ्लेम से बने हुए हैं और ये बिल्कुल मेरे को स्पिरिट की तरह फॉर्म महसूस हो रहे हैं। फिर यहाँ रसल अपने इस पावर को महसूस करते हुए सोच रहा होता है कि लाइटनिंग प्यूरिफिकेशन जो कि इस 5वें चक्र के माना के बीच में हुआ है और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक स्पिरिट पावर भी है। अगर ऐसा ही चलते रहा तो मुझे आगे चलकर डरने की जरूरत नहीं होगी, फिर चाहे मेरे सामने वाला दुश्मन कोई भी क्यों ना हो। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर देखते हैं प्रोफेसर ह्यूबर्ट जो कि मिस डारिया के पास आए होते हैं और उनसे कहते हैं मास्टर मैंने सुना कि आप मेरे को एक मिशन असाइन कर रही है। जिसमें फिर मिस डारिया उसे ये कहते हुए बताती है कि हाँ और ये तुम्हारा मिशन होगा काउंट किम्बल की सुरक्षा करना, जो कि केल किंगडम के एक दूत हैं। हालांकि उनके पास इतनी नेशनल पावर नहीं है क्योंकि अलग किए गए पत्थरों का उत्पादन बहुताया में किया गया था। देश तटस्थ रहने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि मार्कियस जोरियो कोमांच पूरी तरह से एम्पायर के साइड है और वो कोशिश कर रहा है कि साम्राज्य को गिरा कर रख दे। और यह सोचना काउंट किम्बल के निर्णय पे निर्भर करता है। बेहतर होगा कि तुम हमारा हाथ थामो, साम्राज्य के अधीन बनने के बजाय। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर ह्यूबर्ट जो कि टावर के बाहर खड़े होते हैं ये कहते हुए कि तो केल किंगडम हाँ ये उतना आसान मिशन नहीं रहेगा। कि तभी वहीं पर पीछे से रसल आ जाता है और कहता है ह्यूबर्ट। फिर प्रोफेसर उसे देखते हुए काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होकर उसे कहते हैं अरे रसल तुमसे काफी लंबा समय हो गया था मिले हुए। जिसमें फिर रसल भी उनसे कहता है कि हाँ सही कहा और मुझे भी इस बात की खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तो क्या आप इस वक्त अभी केल किंगडम की ओर जा रहे हैं। फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट ये बात सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे कहते हैं हाँ लेकिन आखिर ये बात तुम्हें कैसे पता है। फिर रसल कहता है तो फिर मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए और हाँ फिक्र मत करिए मैंने मास्टर से इस चीज के लिए अप्रूवल ले लिया है। और यहाँ पर रसल मन ही मन सोचते हुए बताता है कि अगर ये सब वैसा ही जा रहा है जैसा मैं सोच रहा हूँ तो ये वही मिशन है जिसमें प्रोफेसर ह्यूबर्ट जाते हैं और वो हार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस वक्त मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर रसल के सामने यहाँ पर मिशन स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट के साथ वापस जिंदा लौटो उन खतरों का सामना करके जिनका तुम्हें भी नहीं पता रहेगा। और यहाँ पर रसल मन में सोच रहा होता है कि अब जब मेरे पास उन्हें रोकने का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये बेहतर होगा कि मैं उनके साथ चलूं, ऐसे जैसे कि मैं उन्हें कंपनी दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं जंगलों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर ह्यूबर्ट और रसल फ्लाई करते हुए बहुत तेजी से आगे जा रहे होते हैं। फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट रसल से कहते हैं हम जल्दी ही अपने मंजिल पे पहुंचने वाले हैं और मुझे इस बात की खुशी है रसल कि तुम मेरे साथ यहाँ पर आ रहे हो। लेकिन क्या रसल कोई खास मकसद है जो कि तुम मेरे साथ ऐसे आ रहे हो। जिसमें कि रसल प्रोफेसर ह्यूबर्ट से कहता है हाँ मैं तो बस अपनी परफॉर्मेंस अपग्रेड करना चाहता हूँ और इसी के साथ साथ मैं आज से पहले कभी भी आपके साथ कोई भी मिशन पर नहीं गया था।
इसीलिए फिर रसल कहता है तो ठीक है, मैं पहले जाकर वहाँ पे सिचुएशन वहाँ की चेक करके आता हूँ। और रसल ये कहकर बहुत तेजी से उस ओर आगे बढ़ जाता है। और फिर यहाँ रसल आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि अगर इस मिशन में फेल होते तो ये प्रोफेसर ह्यूबर्ट की मौत होती, और केल जो है उसने एम्पायर में इंटरफेयर कर दिया था, तो इसका मतलब है कि एम्पायर ज़रूर शामिल है प्रोफेसर ह्यूबर्ट की मौत होने में, यानी कि एम्पायर में से ही किसी का हाथ है इन सब के पीछे।